इसमें आपका भी सीटेट है, सबका सीटेट है? बोलिए। अच्छा, आपका नहीं सीटेट है? अच्छा, तो इसमें आपको जानना है कि हिंदी में थोड़ा सा जान लीजिए। हिंदी शिक्षण शास्त्र कहे या भाषा शिक्षण कहे, क्या कहें? भाषा शिक्षण, जिसमें 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके बाद क्या होता है, व्याकरण से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? व्याकरण से 15 नंबर के। सुन लीजिए, जो न जानते हैं वो जान लीजिए। व्याकरण से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस व्याकरण में डिवाइडेशन है। इस व्याकरण में क्या है, डिवाइडेशन हो जाता है। गद्यांश दे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? गद्यांश प्लस व्याकरण। गद्यांश दे दिए जाते हैं। गद्यांश से आपको कम से कम 7 नंबर या 8 नंबर, यही रेशियो चलता है। कभी 7 पूछ देता है, कभी 8 पूछ देता है। तो गद्यांश दिया रहेगा आपको, गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए रहेंगे और उस गद्यांश का आपको क्या, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे आप क्या बताएंगे, उसका आंसर देंगे। तो ये 15 नंबर तो बच्चे ये बस थोड़ा मान लीजिए पढ़ लेते हैं तो कर लेते हैं। व्याकरण बहुत कठिन नहीं पूछा जाता है। व्याकरण क्या होता है, बहुत कठिन नहीं पूछा जाता। हाँ, गद्यांश कठिन होता है। गद्यांश में क्या होते हैं कि जो एकेडमिक गद्यांश पढ़ते हैं उस तरीके के गद्यांश नहीं आते हैं। जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में गद्यांश पूछे जा रहे हैं, उस तरीके के गद्यांश पूछे जाते हैं। माने आपको सेंस पर आधारित कोई भी चीज़ क्या है, लिखनी होती है। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें पूरी तरह से उत्तर लिखा नहीं होगा। बात समझ ना? जो प्रश्न गद्यांश पर आधारित पूछा जाएगा उसमें आप यह कहिए कि आपको पूरा उत्तर लिखा गया हो, तो पूरा उत्तर नहीं लिखा होता है। एक आध शब्द आपको उससे अर्थ से रिलेटेड कोई शब्द मिलेगा, उसी शब्द के सेंस के आधार पर उत्तर देना होगा। बात समझ गए? वो भूल जाइएगा कि वो गद्यांश होगा जिसको हम बड़े आसानी से पढ़ लेंगे और उसका उत्तर 3-4 शब्द में मिल जाएगा तो लिख लेंगे। आप लोग दिए होंगे, समझते होंगे, ठीक है। हम तो जीवन भर यही कार्य किए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो गद्यांश कह देना आसान है, गद्यांश कह देना क्या है, आसान है। तो इसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा आपको मतलब उस सेंस पर आधारित जो गद्यांश हैं उस गद्यांश का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ की तरीके से हम मान लीजिए अभी गद्यांश पढ़ाएंगे तो हम 1 घंटा टाइम है मेरे पास, तो हम खूब उसको पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? हम उसको क्या करेंगे, खूब पढ़ेंगे। तो यहाँ एक ही गद्यांश को हम 1 घंटा में खूब समझ करके पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। आपके पास समय कम होगा, कम सीमित समय में उसका आपको क्या होगा, उत्तर देना होगा। तो अब उसके लिए एक ही उपाय है कि आप गद्यांश का अभ्यास करें, और वो भी कैसी गद्यांश, जो सीबीएसई सीटेट में आती है गद्यांश, उस तरीके के गद्यांश का आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बात समझ गए? उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आप सीबीएसई में जो सीटेट के गद्यांश प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके प्रारूप को देखें, उसके गद्यांश को करें कि हम कितने समय में। आप लोग करते क्या हो कि जैसे गद्यांश दे दिया गया तो उत्तर पीछे किताब में लिखा रहता है कि
ए का पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो आपके मानव यह स्वभाव है कि तुरंत क्या करेगा, दिमाग पर जोर नहीं डालेगा, तुरंत क्या करेगा, पन्ना उलट करके देख लेगा कि ए पहले का क्या है, ए है कि बी है कि सी है। यह मानव स्वभाव है, बात समझ रही हैं। तो उससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि आप अभी परीक्षा तो दे नहीं रहे हैं। आप मान लीजिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के गद्यांश दिए गए हैं, आप उस गद्यांश को ले लीजिए और आप बैठ करके क्या करिए, वो बैठ करके वो आपको निरंतर करना पड़ता है। आप बैठ करके पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल ले करके आप उसको हल करिए, एक गद्यांश हल करिए अपने आप से। आप देखिए कि कितना हमने हल कर लिया। बाद में देखिए कि इसमें हमारी गलतियां क्या हुई, क्यों गलती हुई, क्या चीजें हमने नहीं समझा, किसका उपयोग नहीं किया, ये आपको निरंतर करना होगा। बात समझ में बात आ गई। अगर ऐसा करते हैं तो ये 15 नंबर फिक्सेशन है कि 15 नंबर आप क्या करेंगे। तो यहाँ तो होता क्या है कि जब परीक्षा आएगी, जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा, तब चिंता बढ़ेगी। बात समझ गई नहीं समझ। वह भी मानव स्वभाव है, वह भी एक ऐसा स्वभाव है कि जब परीक्षा आती है तो हम मोटिवेशन आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जब परीक्षा आएगी तो अपना रेशियो बढ़ाएंगे। और यहाँ अब इतनी समय है, जैसे भोजन किए, आपको नींद लगी तो तुरंत सो जाएंगे, कह रहे अभी तो लेट है, अभी 3-4 महीना, वही खतरा हो जाता है। तो आप क्या करें, अभी से हम तो पढ़ाएंगे ही, आप क्या करिए अपना प्रीवियस, कोई हमारे बदौलत नहीं बैठा रहेगा, वो किताब खरीदा गई होगी सीटेट की, ठीक है, मॉडल पेपर वो आप ले लिए होंगे, तमाम तरह के लोग, चाहे अग्रवाल प्रकाशन है, अन्य प्रकाशन है, खरीदता है, वो ले लेते हैं। तो लेने से ही काम नहीं चलेगा, उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है कि उसको दिन प्रतिदिन आप क्या करिए और ईमानदारी के साथ करिए। तो 15 नंबर के ये गद्यांश आपके क्या हो जाएंगे, 7 नंबर के वह क्लियर हो जाएंगे। व्याकरण से निश्चिंत रहिए, व्याकरण से क्या करिए, आप निश्चिंत रहिए। हम ऐसा व्याकरण बता देंगे कि आपको एको व्याकरण आपका गलत नहीं होगा। एक भी व्याकरण अगर गलत हो जाएगा तो परीक्षा देने के बाद आइएगा, मेरा कान पकड़िएगा, एको गलत नहीं होगा। कुछ ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा कि जो पढ़ा दिया जाएगा उससे ऊपर हो ही नहीं सकता। अब बात समझ में आ गई। सीडीपी किसी दिन चली थी, अभी अब बात कहाँ फंसती है, यह भाषा शिक्षण शास्त्र, क्या भाषा शिक्षण शास्त्र, इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन, किससे 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए क्या होगा सुनिए, आपके जो सीडीपी के अध्यापक आएंगे वह क्या करेंगे, शिक्षण शास्त्र पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, शिक्षण शास्त्र। सीडीपी है ना, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास, बालक की अवस्था, अन्य और शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र में पूरा आ गया, चाहे मैथ का शिक्षण शास्त्र हो, चाहे सबका शिक्षण शास्त्र हो, ये सारी चीजें आप क्या करेंगी, पढ़ेंगे। अब दिक्कतें यह होगी, हम आपको क्या करेंगे, भाषा से जितना शिक्षण शास्त्र होगा संबंधित, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है, वो है आपको मान लीजिए अधिगम। क्या पढ़ाएंगे, अधिगम। वो पढ़ाएंगे, जो सीडीपी वाले टीचर आएंगे आपको, तो वो अधिगम
पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? भाषा अधिगम। क्या पढ़ाएंगे? वैसे आप ये सब आप पूरा देख डालिए किसी यूट्यूब पर कि अपने अपने विषय का कोई पढ़ाता नहीं है। सब वह जो सीडीपी अध्यापक होता है उसी पर निर्भर होता है। आप यूट्यूब खोल करके देख लीजिए कि कोई हिंदी का अध्यापक क्या करता है, वह सीडीपी नहीं पढ़ाएगा। समझ गए? वह व्याकरण 15 ठे पढ़ा करके रास्ता पकड़ लेंगे। बात समझ गए? अब वहीं से खतरा उत्पन्न हो जाता है। अरे भाई वो अधिगम पढ़ाए तो वह अधिगम क्या पढ़ाए? वो तो सारा शिक्षण का अधिगम पढ़ाए, लेकिन आपको यहाँ क्या देना है? यहाँ केंद्र बिंदु क्या है? भाषा अधिगम। समझ गए? भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा सीखने के क्या गुण हैं, भाषा में का अधिगम में क्या महत्व है, ये सारी चीजें आपको हम क्या करेंगे? बता। बात समझ गए? मूल्यांकन वो भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मूल्यांकन। उपचारात्मक वो भी पढ़ाएंगे। समझ गए? तो वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि हिंदी में भाषा का मूल्यांकन, समझ गए, भाषा का उपचारात्मक परीक्षण, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। अब बातें समझ में आ गई? बोलिए, समझ में बात आ गई? तो जो भी बातें कही गई टू द पॉइंट, उस पर अंगुली नहीं उठ सकती है। तो ये चीजें आपको होंगी। तो इस तरीके से अगर इसमें 15 नंबर पाते हैं तो 30 नंबर हो जाता है। हम कोई भी, हमारा जैसे सीटेट में रिजल्ट क्यों नहीं होता है? 2-2 बार 3-3 बार लोग दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो कई कारण है उसके, कि सत्य को जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते। सबसे बड़ी चीज है, हम कितनी अच्छी बातें बताएंगे लेकिन आप जल्दी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और जो जितना झूठ बोलेगा आप उतना ही स्वीकार करते जाएंगे। कारण ये इसका यही हो रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि रियलिटी आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। आप ये बताइए, 2 आपके विषय हैं, सेलेक्ट करना है, या तो 3 विषय बराबर बच्चे लेते हैं। आज हम थोड़ा सा इसी पर बात, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, माने अधिकांशतः लोग इसी पर आधारित होते हैं। उर्दू बांग्ला कम आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इसी 3 विषय में आपको 2 विषय का चयन करना होता है। प्रायः बच्चे क्या, विषय तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन प्रायः बच्चे क्या करते हैं, हिंदी लें, इंग्लिश लें, या हिंदी लें या संस्कृत लें, या हिंदी लेते हैं या अंग्रेजी लेते हैं, 2 सब्जेक्ट चयन करना होता है। तो अगर भाषा वाले विषय में आप क्या करते हैं, 50 नंबर पाते हैं, 100 की तो गारंटी कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। टीचर को भी बैठा दिया जाता, उसकी भी गारंटी नहीं है। वैसे अपने मुंह या मिट्ठू बनना वो अलग की चीज है। बात समझ गए? क्योंकि यह चीजें अनुभव पर आधारित होती हैं। ऑनलाइनर क्वेश्चन नहीं है कि ऑनलाइनर क्वेश्चन होता तो तब भी ऑनलाइनर क्वेश्चन में मानव त्रुटियां होती हैं, 1-2 गलतियां हो सकती है, लेकिन इसमें आप जान लीजिए जो अच्छे ढंग से पढ़ाता है वो बहुत करेगा तो 50 नंबर पाएगा। तो 50 नंबर तो आपको, अगर जिनका भाषा में 50 नंबर है उनका रिजल्ट हो जाएगा। अगर जिन
आप देखिए आपके रिजल्ट बनेंगे कहाँ से कि अगर आप भाषा में, दोनों भाषा में आपको मिलाकर 50 नंबर अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट को कोई रोक ही नहीं पाएगा। उसके बाद अंदाजे में मार करके आ जाएंगे तब भी हो जाएगा। कैसे? 50 नंबर आपने मान लीजिए लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी कॉमन सब्जेक्ट है जिसको आप लोग घरों में बोलते हैं, अन्य चीजें करते हैं। इसके बाद दिया गया आपके पास ये आपका 60 नंबर आता ही है 2 विषय का। इसके बाद आपको 2 वर्ग बनाए गए हैं, एक कला वर्ग और एक क्या, विज्ञान वर्ग। क्या बनाया गया? कला वर्ग और विज्ञान वर्ग। कला वर्ग में क्या आता है? कला वर्ग में कॉमर्स भी क्या आते हैं? कला वर्ग में ही आते हैं। कॉमर्स, जो लोग कॉमर्स से किए हैं, बीकॉम किए हैं, वो भी कला वर्ग में ही आएंगे। उनको भी सोशल साइंस ही पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। इस 4 से मिला करके कितने नंबर आएंगे? 60 नंबर। कितने आएंगे? 60 नंबर। हम कहते हैं आप 50 नहीं पा सकते हो, आप 50 नंबर नहीं पा सकते हैं, 60 ही है ना। अगर 20 नंबर पा जाइए, छोड़ दीजिए बड़ा कठिन है, तो कम से कम 60 में अगर 20 नंबर आप प्राप्त कर लेते हैं। रोज जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस की मार हो रही है। एनसीईआरटी, एसटीईआरटी, लूसेंट, घटना चक्र रोज प्रचार होता है कि नहीं होता? हो रहा है कि सबका अट्रैक्शन वही है कि लूसेंट है, घटना चक्र है, एनसीईआरटी है, एसटीईआरटी है, यही केवल क्या है, प्रचार हो रहा है। तो जब रोज वही प्रचार हो रहा है और आपका अट्रैक्शन भी वही है, तो हम आपको बहुत भार नहीं दे रहे हैं। हमने कहा है आप क्या करिए, 20-25 नंबर प्राप्त कर लीजिए। अगर 25 नंबर प्राप्त करते हैं श्रीमान जी तो कितना हुआ? 50। कितना हुआ? 85 हुआ कि नहीं हुआ? अरे यह 25 यह हुआ और इसमें 50 हुआ और इसमें 25 हुआ तो कितना हो गया? 75। कितना हो गया? 75 नंबर पाए कि नहीं पाए? सीडीपी के लिए एकदम 30 नंबर के लिए सारा चीज छोड़ देते हैं, वही सीडीपी ही पढ़ते हैं। उसी के लिए पूरा आप जोर लगा देंगे। हिंदी को अलग कर देंगे, संस्कृत को अलग कर देंगे, सोशल साइंस को अलग कर देंगे। उसी के लिए क्या है कि सीडीपी पढ़ाई जाए। तो अगर बड़ी मेहनत करते हैं तो अगर 15 नंबर पाते हैं तो कितना हो गया? 90 हो गया कि नहीं? बोलिए। अरे हमने कहा बड़ा जोर करते हैं बहुत सीडीपी के लिए। किसमें? फिर वही तो आपको खतरा कर रहा है, 82 है। यही तो यही जो है आपको ले गिरता है। 82 ही जानते हैं तो इसीलिए नहीं निकलता है। बात समझे? मैंने बात कहाँ से कहा? जब सुन लीजिए, जब सामान्य विद्यार्थी यह जानता है कि मैं 90 जब तक हम पाएंगे नहीं तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वह 90 के अकॉर्डिंग मेहनत करता है। आप जैसे जानते हैं कि हम ओबीसी हैं, हम 82 हमारे लिए है, बहुत आप उछलते तो 82 के नीचे रह जाते हैं, वो 90 के ही नीचे रह जाते हैं, अंतिम में रिजल्ट रुक जाता है। कारण यही है। ये जैसे दिमाग में सरकारें दिमाग में बैठा दी हैं, ये सब क्या है? ये सब खतरे की घंटी है। वो ठीक है आपको मिल रहा है, आप लाभ लीजिए, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, लेकिन आप यह मान करके चलिए कि हम 100 नंबर ले आएंगे। बात समझ रहे हैं ना कि हम क्या करेंगे? 100 नंबर ले आएंगे। तो अगर 100 की बात की है तो 90 आ सकता है। आप पहले ही 90 की ही बात कर ली तो 2 नंबर कम हो गया, तो फिर दूसरे साल दीजिए ना। लोग दे ही रहे हैं।
लोग दे ही रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। हम सीबीएसई में रहे, आर्मी में टीचर है, हमको मालूम है सीबीएसई के बारे में, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं होता है। इसीलिए पढ़ाने का मेरा बहुत इस सब में दिल नहीं करता। हम सब बीपीएससी शिक्षक भर्ती जितना अध्यापक बना दीजिए, आप पूछ लीजिए किसी से। एक लेडी ये थी जिसको पढ़ने का ढंग नहीं था, सब टीचर हिंदी की टीचर बन गई। जितना मैथ वाला पाता है उतना वो भी पाता है। अब की बेटी RE3 का रिजल्ट आ रहा, देखिए लाइन लग जाएगी। जो भी पढ़ाए हैं वही आया है, तीसरा क्वेश्चन में नहीं आएगा। किसी से पूछ लीजिए, लेकिन मानने को आप तैयार नहीं होते। दिक्कतें ये होती हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता है। बहुत यह लगता है फेल आप होते हैं, क्रोध हमको आता है। फेल आप होते हैं, क्रोध हमको आता है। हमारा ये हमेशा ऐसे यह ईगो रहता है कि जो भी मेरे पास पढ़े वो पास हो। अगर आप उसकी, आप बताइए ना, अब इतना आप प्रबुद्ध हैं, आप DLD की ट्रेनिंग किए हैं, B.Ed की ट्रेनिंग किए हैं, आप भी एक अध्यापक हो गए हैं, इतना प्रबुद्ध हो गए हैं, फिर भी कहने का मतलब है कि आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये जो मैंने रणनीति बताया, क्या गलत बताया? तो आप यह तो दिमाग से फितूर निकाल दीजिए कि हम सामान्य में हैं, हम SC में हैं, हम OBC में हैं, हमको इतना ही लेना है। अगर यही बात दिमाग में रही तो नहीं निकलेगा, तो जान लीजिए। तो अब समझ गए। तो आपको पहला अट्रैक्शन क्या करना है कि दोनों भाषाओं पर बनाना है। मान लीजिए कोई लड़का इंग्लिश लिया होगा, ठीक है, तो वो इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश और संस्कृत क्या पूरा जैसे एनालिसिस करें, अभी से लेकर के आप पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको अनुभव पर आधारित दिया जाएगा। मतलब क्या कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी क्लास में बच्चे के साथ प्रतिक्रियाएं होती हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो ठे पूछ देता है कि यह कथन किसका है, समझ गए, यह कथन किसका, एक दो तीन नंबर का पूछ देगा, उसके बाद नहीं पूछता। अब पूरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हैं, बोलिए, बोल नहीं रहे, समझ में बात आई कि नहीं आई? अब ये दिया गया तो ठीक है। तो आज तो पहला दिन था, एक दिन आप पढ़ी थी ना। अच्छा, अब तो पूरा प्रारूप मालूम हो गया ना कि सीटेट में कौन कौन सी चीज़ें कितने नंबर की आती हैं। तो ये 150 नंबर का 6 टू अर्थ में क्या है आता है, समझ गए। इसे ही हम क्या कहेंगे, ये 150 का नंबर का आएगा, कितने 150 अंक का आएगा। 60 नंबर का क्या होगा, सामाजिक विज्ञान। जो विज्ञान वर्ग से हैं उनके विज्ञान वर्ग से मैथ और विज्ञान पूछा जाता है। अच्छा, 30 नंबर की क्या आती है, हिंदी, या 30 नंबर की अंग्रेजी, या आप लिख कर लीजिए संस्कृत या उर्दू। बड़ी गर्मी हो रही है जी। 60, 30, 90, 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। कितना हो गया, 150। अब आप सबको देखिए, देखने के बाद ये अनुमान करिए कि हमारा कौन सब्जेक्ट बहुत अच्छा, जब पढ़ेंगे क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। अब बच्चे तो हैं नहीं, आपको बताना है, आप आज से क्वेश्चन लेकर के आंसर लगाते रहिए, यहाँ पढ़ते रहिए, बात समझ रहे हैं। कुछ आपको अनुभव मिलेगा, कुछ गाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 150 नंबर के क्वेश्चन। अब हिंदी व्याकरण की जहाँ तक बात है, हिंदी व्याकरण में मेन चीज जो पूछी जा रही है, बहुत नहीं पूछा जा रहा है। उपसर्ग पूछता है, प्रत्यय पूछता है,
समास पूछ देता है, संधि पूछ देता है, इसके बाद अव्यय पूछ देता है। कभी कभी क्या पूछता है, कारक है, लिंग है, ये सब पूछ देता है, यही सब पूछता है। बात समझ रहे हैं? कारक है, लिंग है और नहीं होता है तो पूछ देता है तद्भव तत्सम, ये इसके रूप है। और क्या पूछेगा? मुहावरा लोकोक्ति कहाँ तक यहाँ जा पाता है, बहुत कम जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ये मुहावरा लोकोक्ति बहुत कम पूछता है, क्योंकि गद्यांश में मुहावरा और लोकोक्ति कम होते हैं। कविता होती है, कविताओं के बारे में पूछ देता है। बात समझ रहे हैं? पद्यांश आता है, गद्यांश में क्या होता है, दो चीज़ें आते हैं, गद्यांश और पद्यांश। इसमें क्या पूछता है? शीर्षक। क्या पूछता है? शीर्षक। एक दो तीन क्वेश्चन तो यही रहता है, केवल शीर्षक के बाद एक दो प्रश्न करेगा, इसके बाद सब क्या करेगा, एक दो ठे क्या करता है, एक शीर्षक पूछ देता है, शीर्षक के बाद एक आध ठे उस गद्यांश से क्वेश्चन पूछता है, फिर व्याकरण उठा लेता है, यही सब वो करता है। बात समझ में? तो शीर्षक मतलब क्या होता है? गद्यांश का मुख्य विषय। समझ गए? गद्यांश का मुख्य विषय, वो भी आसान है। अगर 5 विकल्प देता तो परेशानी बढ़ जाती, जैसे शिक्षक भर्ती में पूछा जा रहा है। ये तो कहिए 4 ही विकल्प है तो दे देता है कि इसमें उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो एक का हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और उसमें तो 3-3 से पूछ देता है, एक से अधिक, वहाँ तो बड़ी परेशानी बढ़ जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ें आपसे, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, ये सब चीज़ें आपसे क्या होंगी, पूछी जाएंगी। नोट कर लीजिए, सब मिला लीजिएगा, उसमें कोई पेपर ओपर होगा कहीं का। ठीक है? किताब उताब ली है कि नहीं ली है? तो किताब खरीदिए, कब खरीदोगी? माने यह मॉडल पेपर तमाम आते हैं ना सीटेट के, तो कोई मॉडल पेपर ले लीजिए, ले करके उससे अध्ययन करिए। अरे यहाँ तो हम बता रहे हैं, वहाँ आप क्या करिए, आप अपने सामने रख करके समझिए कि हम इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों गलत नहीं कर रहे हैं? अरे मैं तो बता ही रहा हूँ, कम से कम आपके पास कोई किताब होगी, कोई मॉडल पेपर होगा अच्छे, जिसका आप मार्केट में पता कर लीजिए कौन बढ़िया है। ठीक है? अब हम तो इसके बारे में बहुत जानते नहीं हैं, कौन बढ़िया है कौन खराब है। ठीक है? क्या हमको कोई इसकी ज़रूरत तो है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आप अभी से ले करके जो हम बता रहे हैं, अभी से रात दिन लग जाइए। समय आप बताइए, सितंबर बीत गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब परीक्षा है? दिसंबर में 1 दिसंबर को आ गया नोटिफिकेशन। फार्म कब से भरा जाएगा? कल ही से फार्म भरा रहा है। बताइए, आज तक किताबें नहीं लिए, तो आप ले लीजिए सभी लोग किताबें। भाई जो लोग चालाक हैं वो लोग अपना खरीद लेते हैं, मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई, मैंने कहा ना कि आप मुझ पर आधारित नहीं रहेंगे। ठीक? आप किताब से मिलाएंगे कि ये सर जो पढ़ा रहे हैं तो क्या इसमें इस तरीके का दिया गया है कि नहीं। ठीक है? तो सेम सारा मिलेगा। ठीक है? उसमें कहीं दिक्कतें नहीं होंगी।
तो ये देखिए गद्यांश में शीर्षक में हम घबरा जाते हैं। बातें सुनिए, जब भी कोई चीज लिखी रहती है तो उसमें तमाम चीजों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन उसमें मेन टारगेट किसी का होता है कि किसको अधिक टारगेट किया जा रहा है। तो जिस गद्यांश में तमाम पकड़ने के तरीके हैं कि जिस गद्यांश में किसी चीज़ का बार बार उल्लेख किया जाता है तो हम जानते हैं जिसकी बहुतायत होती है, हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, जिसकी बहुतायत होती है, उसे ही हम जान ले रहे हैं कि बार बार, जैसे आपका कोई नाम है तो आप ही का नाम जैसे खुशबू निशा है तो बार बार निशा को ही संबोधित किया जा रहा, तो हम जान जाएंगे कि इस गद्यांश का शीर्षक निशा ही होगा। हाँ, आपको बझाएगा वह जरूर, ठीक है, वह आपको क्या करेगा, डोमिनेट करेगा इधर से उधर की, कहीं फिर बाद में किसी चीज़ का उल्लेख कर देगा। तो आपको ये समझना पड़ता है कि वास्तव में इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, माने किसको टारगेट किया जा रहा है। जिसको टारगेट किया गया वही क्या हो गया, गद्यांश का शीर्षक। वही पद्यांश की बात है, तो गद्यांश तो थोड़ा पकड़ में आ जाता है। गद्यांश के अर्थ, पद्यांश के अर्थ बच्चे बहुत जानते नहीं जानते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो कविता को आप पढ़िए तो कविता किस संदर्भ में लिखी गई है, जानवर के संदर्भ में लिखी गई है कि फूल के संदर्भ में लिखी गई है कि पर्वत के संदर्भ में लिखी गई है, बात समझ रहे हैं। तो जिसके संदर्भ में कविता लिखी गई होती है वही उसका क्या होता है, शीर्षक। तो हम मान लीजिए आपको गद्यांश ले आकर के तरीके बता देंगे, समझा देंगे, 2 4 10 गद्यांश पद्यांश पढ़ा देंगे, उसके बाद बताइए हम क्या कर पाएंगे, नहीं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपको बता देंगे, आप कोई गद्यांश ले आएंगे कि सर हमको इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका शीर्षक क्या होगा, बात समझे कि नहीं समझे। तो हम उसको बता देंगे कि बताइए देखिए ये गद्यांश है। व्याकरण पूछेंगे, व्याकरण तो इतना पढ़ा दिया जाए। अब व्याकरण से तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो हम इतना बता देंगे कि आप कर लेंगे। लेकिन गद्यांश उद्यांश के लिए, उसके लिए क्या है, कोई निश्चित प्रक्रियाएं नहीं हैं, बात समझ गए। उसके लिए आपको अपना प्रतिभा को निखारना पड़ेगा कि क्या हम इस चीज को कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं, बात समझ गए। तो अब तो सिलेबस समझ गए कि नहीं समझ गए, अब सिलेबस समझ गए तो ठीक है, कल से हम शुरू करते हैं। अब इसमें आपको हम एक दिन बताए थे उपसर्ग के बारे में, बताए थे, हमने बताया था उपसर्ग बार बार पूछा जाता है, थोड़ा सा कठिन कभी कभी पूछ देता है। उपसर्ग का मतलब ये होता है कोई शब्द दिए रहते हैं, समझ रहे हैं, उस शब्द के पहले उपसर्ग क्या करते हैं, हाँ, शब्द के पहले पूर्व में शब्दों का एक अंश होता है। उपसर्ग क्या है, शब्दों के अंश है। हो गया, उपसर्ग क्या है, शब्दों के एक अंश है, एक पार्ट है, एक भाग है, ठीक है। वह क्या करते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। हो गया। अब आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि उपसर्ग के स्रोतों की संख्या कितनी है, ये नहीं पूछा जाएगा। उपसर्ग के स्रोतों की संख्या कितनी होती है, हाँ बोलिए।
21। चार होती है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है, संस्कृत में 22 होती है। अरे बात समझे? सब लिख दिए आपको यहाँ पूरी बात। हाँ? नहीं नहीं, मैंने बता दिया आपको उपसर्ग स्रोतों की संख्या कितनी होती है, 4। तो जैसे आप लोग कह देते हैं ना कि उपसर्ग बहुत आसान है, तो जब आयोग में जाएंगे, इस तरीके की जब परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो उठा करके जब क्वेश्चन करता है तो दिक्कतें आपको हो जाएंगी, नहीं कर पाएंगे। को ये दिया गया शब्दों के अंश या भाग हैं। उपसर्ग क्या है? शब्दों के अंश या भाग हैं। जैसे प्रतिकूल है, यह क्या है? मूल शब्द है। यह क्या है? शब्दों का अंश है। दिया गया मूल शब्द। देखिए, जब भी किसी मूल शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। तो आसान भाषा यह है कि हम उपसर्ग निकालने के लिए शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन करें, शब्द का सही उच्चारण करें। आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ेंगे प्रति, सुनिए सही उच्चारण क्या है? प्रतिकूल। क्या पढ़ेंगे? प्रतिकूल। तो जब प्रारंभ में ब्रेकिंग होगी तब हम उसे क्या जानेंगे? उपसर्ग है। तो प्रारंभ में ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं? हो गई, बात खत्म है। तो किसी तरीके का उपसर्ग आए, आप क्या करेंगे? कर लेंगे। ठीक है। अब ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, हिंदी में उपसर्गों की संख्या क्या होती है, ये सब नहीं। मैंने कहा ना, उसमें व्याकरण बहुत सामान्य आते हैं, वैसे व्याकरण हमको पढ़ाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको गद्यांश का हम रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है। और ये सब तो हम इतना बता देंगे कि फिर मतलब उसमें इतना हाई लेवल से आप जब जानेंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे बड़े आप आसानी से कर लेंगे। अब बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपको पूछे जाएंगे उपसर्ग। ये उपसर्ग आपसे पूछे जाएंगे। कभी कभी पूछ देता है, जैसे अध्यापक है तो ये संस्कृत का शब्द कहा गया, अध्यापक में उपसर्ग बताइए। तो अध्यापक शब्द क्या है? तत्सम शब्द। क्या है? यह तत्सम शब्द है। तो दिया गया, तो अब इसमें क्या है? अगर यह आया है तो हम ई की मात्रा लगाएं, यह का रूपांतरण हम क्या करें? ई में कर दें। ध को पूरा कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अधिधन आपक अध्यापक। कौन सी संधि हो गई? यण संधि। कौन सी संधि हो गई? तो कुछ दो चार शब्द ऐसे होते हैं, वह चीजें हम क्या करेंगे? आपको
बता देंगे। बात समझ रहे हैं? तो उससे आप निश्चिंत रहिए, व्याकरण से कोई या गद्यांश से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो कर नहीं लेंगे। अब आपको केवल पैडागोजी में आपको अपनी पकड़ क्या करनी है, बनानी है, उसी को समझना है और उसको चैप्टर बाय चैप्टर उसकी बातें लिखा करके, समझ गए? हम अपने तरफ से आपको लिखाएंगे, ठीक है? वो अपना अध्यापक पढ़ाते रहेंगे, हम भाषा से संबंधित जो पैडागोजी होगी वह चीज़ें हम आपको बता देंगे। और पैडागोजी वो जो पढ़ाएंगे आप अपना पढ़ते रहिएगा। बात समझ गई? वो जो पढ़ाएंगे आप क्या करिएगा, पढ़ते रहिएगा। हम भाषा से संबंधित पैडागोजी आपको पढ़ा देंगे, बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी। तो अब तो पूरी बातें सबको समझ में आ गई। और अब आप एक लोग आप काम करिए कि अब समय नहीं है 10 जगह मतलब इधर उधर भड़कने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं एडमिशन लीजिए। मैं कभी किसी को बाउंडेशन नहीं करता हूँ, समझ गए? मतलब यह है कि अब एक जगह कहीं तो हमको विश्वास करना पड़ेगा, चाहे यहाँ करिए चाहे वहाँ करिए, कहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो सब क्या है, एक है। बात समझ रहे हैं? 19-20 कहीं का अंतर क्या होता है कहीं मान लीजिए कोई सब्जेक्ट बड़ा बढ़िया पढ़ाया जा रहा है तो कोई सब्जेक्ट खराब भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? और ये सारी चीज़ें ये आपको कोचिंगों में मिलेगी। हर अध्यापक पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। कहीं किसी कोचिंग में कोई बहुत सब्जेक्ट बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा होगा तो कोई सब्जेक्ट क्या होगा, खराब भी हो सकता है। तो इस तरीके से कमोबेश ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। रिजल्ट लेना है तो आपको स्वयं मेहनत करना है। अब ये मान करके आप एक जगह स्थायित्व हो जाइए, कहीं भी हो जाइए। हम तमाम कोचिंगों में जाते हैं तो हम किसी एक कोचिंग के लिए हम किसी को नॉमिनेट नहीं करते हैं। बात समझे? हम यही कहते हैं कि कहीं भी अब भड़कने का या जज करने का बहुत समय नहीं है। आप अपना एक समय मतलब थोड़ा देख लिए, सुन लिए, प्रबुद्ध हैं उतने से पता कर लेंगे कि मतलब कौन कैसा पढ़ाएगा। तो जहाँ अच्छा लगता है वहाँ आप क्या करिए, पढ़िए। तो ठीक, आज की बात इतनी ही है। अब तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम धर लीजिएगा, ठीक है? मेरा नाम भी तो शुक्ला सर के नाम से मैं जाना